सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम इस समय देश में जो सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक वैसा विषय जिस पर पूरी मीडिया में चर्चा हो रही है। हम भी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लेकिन थोड़े अलग दृष्टिकोणों से उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, हमने पिछली स्ट्रीम भी की हुई थी इस पे, और वो था न्यायालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा। और जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय जो हमारा न्यायपालिका है वो गंभीर आरोपों से गुजर रही है। ठीक, और एक गंभीर विषय चर्चाओं के लिए बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनके घर से आग लगने पर पता चलता है कि बोरियों से नोट बरामद हुए और उनमें आग लगी, जले हुए नोट बरामद हुए। और तब से ये मुद्दा चर्चाओं का विषय बन गया कि कैसे न्यायपालिका में बैठे, उच्च स्तरीय न्यायपालिका में बैठे जजों के यहाँ क्या बहुत अधिक पैसा है, ये बहुत भ्रष्ट हैं। ये काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बना है। ठीक, लेकिन आप एक बात समझिए कि हमने पिछली स्ट्रीम में भी बात की कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जो है, उसकी जड़ जातिवाद है। ठीक, जैसा कि आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई अ, विशेष प्रक्रिया नहीं है। ठीक, विशेष मतलब कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें परीक्षा ली जाती हो और योग्यता के आधार पे इन लोगों के सिलेक्शन होते हो। बड़ी साधारण सी प्रक्रिया है कि भाई कुछ लोग आवेदन करते हैं और आवेदन किए हुए लोगों में से वो अपनी पसंद के लोगों को चुन लेते हैं। ठीक, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोग जज बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। ठीक, और ये पूरी प्रक्रिया जो है लंबे समय से जातिवाद के आरोपों से घिरी है। देश का इतिहास गवाह है, पिछले 70-76 सालों में खास जाति वर्ग के लोगों का ही न्यायपालिका पर दबदबा रहा है। ठीक, तो ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है न्यायपालिका में, इसका सीधा संबंध जातिवाद से है। मतलब आप समझिए कि खास जाति वर्ग के लोग न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वो अपने ही लोगों को समर्थन देते हैं और उन्हीं के समर्थन और हौसले से यहाँ बैठे हुए बड़े सारे न्यायाधीश जम के भ्रष्टाचार करते हैं। और दुखद ये है कि इतना सब करने के बावजूद भी देश का इतिहास गवाह है, इन भ्रष्ट न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई विशेष कार्रवाई अभी तक तो नहीं होती दिखाई दी। ठीक, केवल अपने पद से हट जाते हैं, काम हटा लिया जाता है, बस ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारा वीडियो है इसमें हम देश में जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ जो जातिवाद है, वो कितनी गहरी है और कब से है, उस पर चर्चा करेंगे और एक विशेष संदर्भ के साथ चर्चा करेंगे कि भाई कौन है अपनी किताब में इस देश की न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में, जातिवाद है उसके बारे में लिख रहा है। चलिए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या। ठीक, चलिए तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं और इनके ऊपर ये आरोप था कि इनके घर में बोरियों से नोट मिले हैं और जल गए थे, एक आग में जल गए थे, ये आरोप था। ठीक, और लंबे समय तक इस बात को छुपाया गया और उसके बाद 3-4 दिन तक छुपाने के बाद जब ये बात मीडिया में फैल गई, तो अंत में अब सुप्रीम कोर्ट एक वीडियो जारी करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बताता है कैसे इनके घर से वीडियो मिला है, वीडियो है, उस वीडियो में जम के जले हुए नोटों के प्रमाण मिले हुए हैं। ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे इसे पोस्ट किया हुआ है। ठीक, और बोरियों से नोट हैं, जले हुए नोट मिले हुए हैं। इतना ही नहीं है, हमें ये भी पता चला है कि ये नोट बाद में, इनमें से बहुत सारे नोट बाद में घर के बाहर कचड़े में फेंके गए और ये कुछ सफाई कर्मचारी हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि कचड़े में भी जले हुए नोट मिले हुए हैं। तो अब जो बात थी कि नोट नहीं मिले हुए हैं, वो मीडिया का एक वर्ग ये चला रहा था, वो अब विफल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वीकार लिया कि भाई इसके प्रमाण मिले हुए हैं और सीजेआई जो खन्ना साहब हैं, उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं जज साहब के विरुद्ध कार्रवाई को लेके, कुछ निर्देश और आदेश दिए हुए हैं। लेकिन अब कितनी कार्रवाई होगी, कितनी नहीं होगी, इसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। ठीक, और देखना होगा कि इससे पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ज़्यादातर मामले रफ़ा-दफ़ा हो गए और उनमें कुछ खास कार्रवाइयाँ हुई नहीं। ठीक, तो देखिए ये जस्टिस वर्मा ने इस वीडियो पर भी और इस पूरे नोटों से खुद को अलग कर लिया है और वो इसे साजिश के रूप में बता रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है। ठीक, तो दर्शकों, ये पूरा मामला जो है अगर आप ध्यान से देखें, मामला तो भ्रष्टाचार का है। सुप्रीम कोर्ट में अतः भ्रष्टाचार है।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में और निचली अदालतों में भी जम के भ्रष्टाचार है। लेकिन आप समझिए कि भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो है जातिवाद। इस देश की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जहाँ परीक्षा नहीं होती, कोई खास ऐसे ही अपने पसंदीदा लोगों को ले लिया जाता है। खास जाति वर्ग के लोग यानी सवर्णों के दबदबे हैं, उसमें भी विशेषकर ब्राह्मणों के दबदबे हैं। वही अपने लोगों को, पसंदीदा लोगों को ऊपर लेते हैं जज के रूप में। और क्या बोलते हैं, ये लोग सिस्टम में जाते हैं, जाते ही भ्रष्ट व्यवस्था से हैं, ठीक है, सेटिंग जुगाड़ करके, और वहाँ जाके ये जम के भ्रष्टाचार करते हैं। और इनके ही जाति भाई लोग इनके भ्रष्टाचारों पर आँख बंद करे रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे लोग जिनका काम भ्रष्ट जजों पे कार्रवाई करना है, उन पे नहीं करते क्योंकि ये आए ही उनकी कृपा से हैं। इस तरह से ये भ्रष्ट व्यवस्था पिछले 70-76 सालों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी अगर यही व्यवस्था बनी रही। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला अगर वास्तव में आप देखें तो जातिवाद से जुड़ा हुआ मामला है। जब तक जातिवाद का निराकरण नहीं होता, तब तक इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जाती सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में किस स्तर पे जातिवाद है, इसे जानने बताने के लिए हम एक किताब है उसके कुछ उल्लेखों को आपके सामने रखेंगे। कैसे न्यायपालिका के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जातिवाद को लेकर लंबे समय तक जजों में भी आपस में विवाद बना रहा, ये हम रखेंगे। और ये जो करप्शन का मामला है, इसका सीधा संबंध स्पष्ट रूप से जातिवाद से दिखता है। तो हम एक किताब की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमारे अभी पूर्व न्यायाधीश साहब थे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, इनके सुपुत्र हैं अभिनव चंद्रचूड़ साहब, और इन्होंने एक किताब लिखी हुई है। इनकी किताब का नाम है सुप्रीम विस्पर, ठीक है। और इसमें इन्होंने 1980 से लेके 89 तक, 1980 से 1989 तक जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस थे उनके कन्वर्सेशन, मतलब उनकी बातचीतों के दौरे, ब्यौरे दर्ज किए हुए हैं, ठीक। और इस किताब में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर इस किताब में कहीं-कहीं उन्होंने न्यायपालिका में जो जजों के मध्य जातिवाद के विवाद थे, उसके भी उल्लेख किए हुए हैं। तो इस किताब के हवाले से ही हम सुप्रीम कोर्ट में किस स्तर पे जातिवाद चलता है, उसका थोड़ा आपके सामने प्रकाश करेंगे, उसके मुद्दे को रखने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के, क्या बोलते हैं, सुपुत्र अपने दादा के बारे में। अब देखिए ये पूरी एक पीढ़ी है। पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे और फिर उनके क्या बोलते हैं सुपुत्र भी सीजेआई बन के निपटे, और उनके बाद अब ये अभिनव चंद्रचूड़ साहब तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। अभी ये जज तो नहीं बने, लेकिन हो सकता है आगे बन जाएं। जातिवादी व्यवस्था तो आप जानते ही हैं, उसी वृक्ष से ये निकले हुए। तो ये अपनी किताब में न्यायपालिका में जो पूर्व जजों के मध्य जातिवाद के जो विवाद थे उसके बारे में लिखते हैं। और उसके बारे में लिखते समय ये कहते हैं, देखिए कि देखिए अपनी किताब में चंद्रचूड़ साहब ने जो अभिनव चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने अपनी किताब सुप्रीम विस्पर में जो उनके दादा थे वाई बी चंद्रचूड़, उनके ऊपर जो जातिवाद के आरोप लगे थे, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, उनके संदर्भ में और बाकी कुछ और लोगों के संदर्भ में भी जातिवाद के आरोपों का जिक्र किया है, ठीक है। तो ये अभिनव चंद्रचूड़ साहब ये लिखते हैं अपनी किताब में कि न्यायमूर्ति मैडन मुख्य न्यायाधीश वाई बी चंद्रचूड़ से विशेष रूप से खफा थे क्योंकि उन्होंने बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग की थी। मतलब ये कि अभिनव चंद्रचूड़ अपने दादा के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके दादा जो थे वो ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, और ये आरोप लगाया था एक और न्यायाधीश उनके साथ काम करते थे, जस्टिस मैडन ने। उन्होंने इनके दादा वाई बी चंद्रचूड़ के ऊपर ये आरोप लगाया था कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में ब्राह्मण न्यायाधीशों की नियुक्ति की मांग कर रहे थे, और इससे एक और जस्टिस साहब थे वो इनसे खफा थे। न्यायमूर्ति मैडन ने कहा था कि केवल सरकारी नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी जातिगत आधार पर न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिश करते हैं। बाकायदा सिफारिश होती थी, ब्राह्मण न्यायाधीश चाहिए बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ठीक है। तो ये उस जमाने की बात है, ठीक है। बॉम्बे का जो है उस समय उच्च न्यायालय है उसकी बात हो रही है। और ये जो चीज सीजीआई थे इनके दादा साहब चंद्रचूड़ साहब के, वो बाकायदा सिफारिश कर रहे थे जाति के आधार पर कि उन्हें उस न्यायालय में ब्राह्मण न्यायाधीश ही चाहिए, और इससे खफा होकर मैडन साहब ने ये शिकायत भी की हुई थी, ठीक। उसके बाद देखिए एक अन्य जज ने भी चंद्रचूड़, वाई बी चंद्रचूड़ पर संगीन आरोप लगाए थे। सुप्रीम विस्पर में अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि 1979 में
एक न्यायाधीश ने ऐसा महसूस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि चंद्रचूड़ बॉम्बे के एक ब्राह्मण बी.ए. देश पांडे की नियुक्ति करना चाहते थे। तब देश पांडे दिल्ली हाई कोर्ट के जज का मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आरोप है कि एक और न्यायाधीश थे, उनने भी वाई.बी. चंद्रचूड़ साहब के ऊपर आरोप लगाया था कि ये नहीं ब्राह्मण जज ही चाहिए और ये उसी की मांग करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और एक देश पांडे साहब थे, उनकी नियुक्ति को लेकर ये आरोप लगे हुए थे। ये स्वयं अभिनव चंद्रचूड़ साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं। आगे देखिए, इसी तरह 1988 में न्यायाधीश खालिद ने, ठीक है, ब्राह्मणों के प्रभुत्व पर सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा था कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और पाठक दोनों ही ब्राह्मण न्यायाधीशों को प्राथमिकता देते। एक और न्यायमूर्ति थे खालिद साहब, वो भी ये कह रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों का क्या बोलते हैं, इनका प्रभुत्व है। और चंद्रचूड़ साहब जो थे, वाई.बी. चंद्रचूड़ साहब, वो क्या बोलते हैं, वो स्वयं और एक पाठक दोनों ही ब्राह्मण न्यायाधीशों को ही महत्व देते हैं, ये आरोप लग चुका था। उसके बाद फिर इस किताब में ये भी आता है कि नेहरू पर भी कश्मीरी ब्राह्मणों को फेवर करने का आरोप लगा था, ठीक है। तो देखिए, नेहरू साहब भी कहने को तो नास्तिक थे, जात धर्म नहीं मानते थे, पर कश्मीरी ब्राह्मणों को फेवर करने का आरोप इनके ऊपर भी लगा हुआ था। देखिए, जस्टिस हिदायतुल्लाह बड़े प्रिय थे कांग्रेस के, वही आरोप लगा रहे हैं नेहरू के ऊपर। देखिए, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जजों की नियुक्ति में कश्मीरी ब्राह्मणों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था। दर्शकों, कश्मीरी ब्राह्मण, आज यही ब्राह्मण कांग्रेस नेहरू को गाली बकते हैं, पर इतिहास उठाकर देखिए, जम के मजे मारे इन्होंने कांग्रेस नेहरू के दौर में, और इन्हें ही प्राथमिकता देते थे नेहरू। नेहरू स्वयं भी कश्मीर के थे, अपने ही जाति भाइयों को महत्व देते थे। और ये आरोप स्वयं उस समय के एक और न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्लाह लगा रहे हैं कि नेहरू जो है, जजों की नियुक्ति में कश्मीरी ब्राह्मणों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया था। जस्टिस हिदायतुल्लाह मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए उनका नाम जस्टिस के सुब्बाराय और जस्टिस के एन वांचू से पहले था, लेकिन नेहरू ने कश्मीरी ब्राह्मण वांचू को आगे करने के लिए उनका नाम पीछे कर दिया। तो मामला यह हुआ कि भाई जो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने के लिए जो प्रमोशन लिस्ट थी उसमें हिदायतुल्लाह साहब का नाम था, लेकिन नेहरू जी को पसंद थे कश्मीरी ब्राह्मण, उन्होंने सुब्बाराय और वांचू को आगे कर दिया और हिदायतुल्लाह साहब को पीछे कर दिया। ये बाद में गए, वो पहले चले गए, जबकि ये सीनियर थे, वो जूनियर थे। तो नेहरू पर भी कश्मीरी ब्राह्मणों को फेवर करने के आरोप इस किताब में लगाए गए हैं। उसमें बताया गया है कि वांचू जो थे, वो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वांचू की नियुक्ति 1969 में हुई थी, जबकि जस्टिस हिदायतुल्लाह की नियुक्ति 1968 में बाद में हुई थी। मतलब ये सीनियर थे, लेकिन बाद में इन्हें जगह मिली, पहले ब्राह्मणों को नेहरू ने मौके दे दिए थे। नेहरू के ब्राह्मण प्रेम को मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एक स्ट्रीम की हुई थी, क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये बी.एन. राव के ऊपर, ठीक है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को आगे बढ़ाने में और संविधान सभा तक पहुंचाने में नेहरू का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बी.एन. राव एक ब्राह्मण परिवार से थे और नेहरू के प्रिय थे। ठीक, इसमें मैंने स्ट्रीम की हुई है और बाकायदा रेफरेंस भी पहले दिए हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए, न्यायपालिका पर जातिवाद के अन्य आरोप, और भी आरोप इस किताब में बताए गए हैं। अभिनव चंद्रचूड़ अपनी किताब में लिखते हैं कि न्यायमूर्ति पी जगमोहन रेड्डी का ऐसा मानना था कि ब्राह्मण न्यायाधीश दूसरों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी थे। एक सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश ये कह रहा है, जगनमोहन रेड्डी, कि बाकी के ब्राह्मण न्यायाधीश वो दूसरों की तुलना में बहुत रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण लोकाचार रूढ़िवादी था। सोचिए, ऐसे देश चला है, मतलब ये रूढ़िवादी, मतलब ये भयानक जातिवादी है, ये कहने का मतलब। ठीक, न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई जो स्वयं ब्राह्मण थे, उन्हें हास्यास्पद लगा था कि कर्नाटक आरक्षण मामले का फैसला जिन 5 न्यायाधीशों की पीठों के द्वारा दिया गया था, उनमें से कोई भी पिछड़ी जाति का नहीं था। पांचों ब्राह्मणों के द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग की जातियों के बारे में निर्णय लेने का उन्होंने मजाक उड़ाया था। एक और न्यायाधीश थे, वो तो स्वयं ब्राह्मण थे, ठीक है, और उनका नाम डी.ए. देसाई था। उन्होंने कहा था, भाई ये क्या मजाक चल रहा है, कि कर्नाटक के आरक्षण का एक मामला था और उस मामले में जो फैसला लेने वाले थे वो पांचों ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मिलकर एससी एसटी के केसों पर फैसले सुना रहे हैं, मतलब एससी एसटी की लड़ाई इन ब्राह्मणों से, ओबीसी की लड़ाई, और ये फैसले भी यही सुना रहे हैं। ठीक, तो इसको जो जस्टिस साहब थे, देसाई साहब, उन्होंने कहा था ये मजाक है। तो इस देश में ऐसे मजाक पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। एससी एसटी आरक्षण का उपवर्गीकरण का
फैसला अभी किया गया। एक ही उसमें दलित था, बाकी सब तो सवर्ण ही बैठे हुए थे। सवर्ण बैठकर कैसे तय करेंगे कि SC ST का आरक्षण का वर्गीकरण हो ना हो, कर देते हैं। लेकिन EWS आरक्षण देने के लिए फिर सारे सवर्ण बैठ गए और अपने जाति भाइयों को आरक्षण दे दिए थे। ये तो आपको पता ही है। उसके बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश पाठक ने अभिनव चंद्रचूड़ के प्रोफेसर को बताया था कि इंदिरा गांधी हत्या मामले से जुड़े हुए के खेहर सिंह बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले का फैसला करने वाले सभी न्यायाधीश ब्राह्मण थे। एक इंदिरा गांधी की हत्या का मामला था, ये तो पता होगा। ठीक है, इस हत्या के मामले को लेके काफी विवाद भी हुए थे न्यायपालिका के फैसले को लेके, और इस फैसले को देने वाले सभी के सभी ब्राह्मण हुआ करते थे, और ये भी बड़ा विवादास्पद था। इसमें भी काफी विवाद हुए थे, पर आप भी जानते हैं यही तो रहते हैं ताकत में। ठीक, बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में दक्षिण भारत के पहले गैर ब्राह्मण न्यायाधीश P गोविंद मेनन की नियुक्ति 1956 में हुई थी, यानी भारत की आजादी के 9 सालों के बाद। ठीक है, तो दक्षिण भारत से पहले गैर न्यायाधीश, मतलब आजादी के इतने सालों के बाद फिर उनकी नियुक्ति हो रही। आगे देखिए, फिर इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश सिन्हा पर भी अपनी जाति यानी राजपूत न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के आरोप लगाए गए थे। एक और जज साहब थे सिन्हा साहब, मतलब इस देश में जातिवाद चरम पे। ब्राह्मण पहुंचा तो अपने बाप भाइयों को भर लिया, राजपूत पहुंचा, सिन्हा पहुंचा तो उसने अपने बाप भाइयों को भर लिया। मतलब जो पहुंच जाए वही अपनी जातिवादी लोगों को पहुंच जाए, और ये सब सवर्ण बैठे हैं, निम्न जाति के लोगों को आने नहीं देते, अपने ही लोगों को वहां पे न्यायाधीश के रूप में भरते रहते हैं। और नतीजा आप खुद देख रहे हैं कि भाई ये भांडा फूट गया। ये क्या बोलते हैं, आपके वर्मा साहब के घर से बोरियों से नोट मिले हुए हैं। ठीक, और ये सारा भ्रष्टाचार जब कर रहे होंगे तो बाकी के इनके भ्रष्टाचारों पर आरोप पर्दा इन्हीं इनके बाप भाइयों ने, न्यायाधीशों ने ही तो डाला होगा। ठीक, इन वर्मा साहब पे पहले भी एक और मामले में भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो भी रफा दफा कर दिए थे पुराने हमारे CJI साहब। ठीक, आगे देखिए, लेकिन वे प्रधानमंत्री नेहरू को समझाने में सफल रहे थे कि उन पर आरोप लगे फर्जी हैं। तो ये सिन्हा साहब थे, इन पर भी राजपूतों को प्रमुखता देने का आरोप लगा था, जो उनके जात भाई थे। हालांकि सिन्हा राजपूत कैसे हैं पता नहीं, लेकिन ये इनकी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और बाद में फिर प्रधानमंत्री नेहरू पे मामला गया था, लेकिन वो किसी तरह मामला सेटल हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, जस्टिस A N सेन ने दिया था सुझाव। 1981 में सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त होने वाली जस्टिस A N सेन का न्यायिक नियुक्तियों में जातिगत मानदंडों से मोह भंग हो गया था, और उनका मानना था कि अब देखिए A N सेन साहब थे, उनका तो जातिवाद इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई जातिवाद से मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा, उनका मानना था कि यदि अनुसूचित जाति का न्यायाधीश 40% सक्षम है और अगली जाति का न्यायाधीश 60% सक्षम है, तो भी अनुसूचित जाति के न्यायाधीश को नियुक्ति करना ठीक रहेगा। सेन साहब ये कह रहे थे कि भले ही निम्न जाति के न्यायाधीश होते हैं, उनमें योग्यता ना हो, तो भी उन्हें नियुक्ति तो दो भाई, क्योंकि मामला रिप्रेजेंटेशन का, उनका ऐसा कहना था। ठीक, आगे देखिए, बता दें न्यायमूर्ति अमरेंद्र नाथ, देखिए, सेन का जन्म 1920 के पश्चिम बंगाल में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 1985 तक था। ठीक है, तो ये अमरेंद्र नाथ सेन की बात हो रही है, न्यायमूर्ति सेन की ये स्थिति है। उसके बाद देखिए, न्यायमूर्ति AP सेन एक और थे, कि जज थे जिनका मानना था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। एक और न्यायाधीश थे AP सेन, उनका मानना था कि भाई कलकत्ता, बम्बई और मद्रास न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, लेकिन अदालत के निर्णयों में जाति का कोई कारक नहीं। मतलब ये गजब की स्थिति है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई सभी न्यायालयों में ब्राह्मणों के जजों के प्रभुत्व है, लेकिन वो जाति नहीं देखते। मतलब ये किस तरह का मजाक है। ठीक, आगे देखिए, जस्टिस कानिया ने कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाति कोई कारक नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य जगहों पर इसे ध्यान रखा जाता है। देखिए, एक और जस्टिस है जो ये मान रहा है कि भाई बॉम्बे हाई कोर्ट में तो जाति नहीं चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तो जाति को देखकर ही नियुक्ति होती है जजों की। ये जस्टिस खुद मान रहे हैं, कानिया साहब मान रहे हैं। ठीक, आगे इस किताब में लिखा हुआ है कि पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार हाल ने जनसत्ता कॉम के कार्यक्रम बेबाक में मेहमान थे। कार्यक्रम का संचालन जनसत्ता कॉम के संपादक विजय कुमार झा कर रहे थे। इस कार्यक्रम में उनके सामने एक सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज क्यों नहीं दिखाई देते। तो फिर कुमार साहब, देखिए, ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जजों को चुनने के आधार जाती है, उन्होंने काबिलियत वरिष्ठता रिकॉर्ड पर ही चुना जाता है। देखिए, महिलाएं भी आ रही हैं, लेकिन अगर ये सवाल उठे कि 2 ही महिला क्यों आ रही हैं, तो 15 क्यों नहीं आ रही, तो ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो देखिए, ऐसा रहता है जब इनसे जातिवाद पर सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसी बचकाने तर्क देकर ये निकल जाते हैं। असलियत में सब जानते हैं कि
10-15% लोग इस देश की न्यायपालिका पर मेजॉरिटी में कब्जा करके बैठे हैं। देश के 85% लोगों को छोटे-मोटे स्थान है भी और नहीं भी, ना के बराबर है। ठीक, ये स्थिति है। तो दर्शकों, ये अभिनव चंद्रचूड़ की किताब में उस जजों के मध्य जातिवाद के जो विवाद रहे, उनके हवाले से कही गई बात है, जो देश की न्यायपालिका की सड़ी स्थिति को दर्शाती है कि इस देश की न्यायपालिका में किस स्तर पे जातिवाद है। और ये जातिवादी लोग ही फिर भ्रष्टाचार करते हैं और इन्हीं के जातिवादी लोग उन पे पर्दा डालते रहते हैं और साल दर साल ये चलता रहता है। और ये जो किताब में कहा गया, इस बात की गवाही के लिए आंकड़े मौजूद हैं। बार बेंच की साइट पर 2021 के आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई 2021 तक भारत के 47 न्यायाधीश हुए, उनमें से 14 ब्राह्मण थे। फिर इसमें बताया गया 50 भी जब सीजीआई आएंगे तब तक 16 यानी 32% तक ब्राह्मण हो जाएंगे। सवर्ण तो ही है, ब्राह्मण ही अकेले 32% है। ठीक, उसके बाद एनडीटीवी का 2023 का, ये क्या बोलते हैं, 2024 का भी बात है, 2024 का, ये जनवरी 2024 का आर्टिकल ये बताता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 दलित जजों की नियुक्ति हुई है। ये देख लीजिए, ये 24 में हो रहा है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए वर्डिक्टम का 2023 का एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब, जो अभी पूर्व न्यायाधीश थे, उनके दौरान 34 में से 14 ब्राह्मण जज थे। ठीक, उन्हीं के सुपुत्र ये किताब लेकर आए। ठीक, तो देख लीजिए किस स्तर पे जातिवाद मौजूद है। ठीक, ये स्थिति है। 2018 में देखिए एक 2023 में द वायर छापता है कि एक प्रश्न के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से लेकर 2023 तक जो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुई है, उनमें 76% उच्च जाति के यानी सवर्ण है और 12% ओबीसी हैं, 6% अल्पसंख्यक हैं और फिर 3% एससी हैं, 2% एसटी। ये हाई कोर्ट की स्थितियां हैं। समझिए किस स्तर पे जातिवाद है। और जातिवाद है तो भ्रष्टाचार तो रहेगा ही, और भ्रष्टाचार करते रहेंगे और इनके बाप भाई इन्हें बचाते भी रहेंगे। जस्टिस जस्टिस वर्मा है, इनके घर से बोरियों से नोट मिले हैं, जल गए वो तो, और ये सर्वेंट क्वार्टर में पड़े थे, सोचिए जरा। ठीक, और 3-4 दिन तक सुप्रीम कोर्ट इस पे पानी डालता रहा। वो तो मीडिया में ये खुल गई बात, वीडियो वायरल हो गए, मजबूरन इस पे एक्शन लेना पड़ा। और ये देखिएगा, ये सब गफलत में चला जाएगा। अभी इनको काम से हटाया जाएगा, फिर इनकी पोस्टिंग कहीं और की जाएगी और फिर धीरे धीरे जांच के नाम पर साल दर साल ये चलता रहेगा। फाइनली ये खुद अपने त्याग पत्र दे देंगे और हट जाएंगे। और इस तरह से ये चलता रहेगा तो जातिवादी व्यवस्था ही कारण है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की। और इस देश का जो मीडिया है वो भ्रष्टाचार पे तो बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो जातिवाद पे नहीं बात कर रहा। ठीक, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो खुद ही जातिवादी लोग हैं। वो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ये बताए कि ये सारे भ्रष्टाचार की तरह जातिवाद है। खास जाति वर्ग के लोग अपने ही जाति भाइयों को वहां रखते हैं और वो भ्रष्टाचार करते हैं और ये पर्दा भी डालते रहते हैं। तो ये इस देश का इतिहास है और ये आगे चलता रहेगा। तमाम सारे भ्रष्ट करप्ट जज जो वहां पर मौजूद हैं वो मौजूद रहेंगे और इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। ये देखिए एक से एक बढ़कर भ्रष्ट जज मौजूद हैं। कोई शुक्ला है और उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या बोलते हैं आपके, ये देखिए आगे, ये कोई ये आपके एक और जज साहब थे सूर्यकांत साहब, इन पे भी बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद ये वी रामास्वामी, ये तो उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पादरी वाला, इन पे अनाप शनाप बोलने के आरोप लग चुके हैं। दिनाकरन, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बाद सौमित्र सहन, ये तो आप जानते ही हैं, इन पे भ्रष्टाचार। और हमारे किंग ऑफ भ्रष्टाचार, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं गांगुली साहब। और इन्होंने तो यौन उत्पीड़न के ही आरोप लगा दिए। सीजीआई यौन उत्पीड़न कर रहा था, इससे गंदी बात क्या ही हो सकती है। ठीक, और दर्शकों ये भ्रष्टाचारी जज बने रहेंगे। गांगुली साहब तो अभी क्या बोलते हैं गोगोई साहब, सॉरी गांगुली कह रहा हूँ, जस्टिस रंजन गोगोई साहब तो अभी राज्यसभा भी पहुंच गए, तमाम यौन मौन उत्पीड़न करके सब करके। पुराने जज भी सब जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मिश्रा विश्रा, सब रफे दफे हो गए। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करना इनडायरेक्टली जातिवाद को चैलेंज करना है। ठीक, इसलिए जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर पर्दा डाल दिया जाएगा, जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा उसका हाल कर दिया जाएगा। जस्टिस कर्णन की तरह, ये जस्टिस कर्णन है, इनका इतना बुरा हाल किया गया जब इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर 20 भ्रष्ट जजों के नाम बताए। तो इनका, ये दलित जज थे, इनका इतना बुरा हाल किया गया कि इन्हें जेल तक कर दी गई। 6 महीने की एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने न्याय मांगा था, भ्रष्ट जजों के नाम उजागर किए थे, इसलिए इन्हें भी 6 महीने की जेल भी कर दी गई थी। तो जो भ्रष्टाचार का विरोध करेगा
उसका बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का विरोध इनडायरेक्टली जातिवाद का विरोध है, क्योंकि इससे इनका जातिवादी व्यवस्था उजागर हो जाती है, ठीक, न्यायपालिका की। और जो भ्रष्टाचार करते रहेंगे उन पे पर्दा डालते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के बाप भाई हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, ये चलता रहेगा। तो ये हमारी न्यायपालिका की जातिवादी स्थितियां हैं। और ये जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, देखिए इतना नौटंकी हो रही है मीडिया में, इनके घर से बोरियों से नोट मिले हैं जले हुए। और मैं आपको एक चीज साफ बता दूं, ठीक, कि इससे पहले भी जजों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, खुलेआम जमीन हथियाना, शोषण करना, सब तरह के, कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से वो अपने पोस्ट को छोड़ते हैं और कोई सजा उन्हें नहीं मिलती। और आगे भी यही होगा, ये वर्मा साहब भी बड़ी आसानी से चुपचाप निकल जाएंगे और कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार को उजागर करने का मतलब जातिवाद को उजागर करना, ठीक। इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लेकर गया था, वो एक खास जाति वर्ग का व्यक्ति था, पूर्व सीजेआई साहब, ठीक, ये उनके पसंदीदा थे। इनके ऊपर तो नीचे ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए थे, ठीक। तो ऐसा है कि भाई बस यही है। तो भ्रष्टाचार की 100 बातें कर लीजिए, उसकी जड़ तो जातिवाद ही है। जब तक जातिवाद का निराकरण नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, तब तक हल नहीं निकलेंगे, ठीक। और जातिवाद का निराकरण के लिए आजकल एक चर्चा उठी हुई है कि भाई क्यों ना कॉलेजियम सिस्टम को भंग कर दिया जाए और न्यायिक नियुक्ति आयोग जो पहले सरकार बना रही थी उसे लागू कर दिया जाए। पर मेरा प्रश्न है दर्शकों, क्या आपको सच में लगता है, क्या न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाकर सरकार के हाथ में, मोदी के हाथ में ये सत्ता देकर, ताकत देकर कि वो जजों को नियुक्त करे, सच में जातिवाद खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा हाई कोर्ट से, ठीक। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि सच में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने से क्या इस देश में जातिवाद और भ्रष्टाचार न्यायपालिका से खत्म हो सकता है, या फिर कुछ और विकल्प तलाशने पड़ेंगे, कुछ और क्या, ठीक। बड़े गंभीर प्रश्न है, ठीक। इस पे हम आगे स्ट्रीम करेंगे, तब डिटेल में इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस जातिवादी भ्रष्ट व्यवस्था के हल क्या होनी चाहिए, ठीक। तो ये है दर्शकों, तो कुछ नहीं होने वाला, ये जस्टिस वर्मा साहब चुपचाप निकल जाएंगे और धीरे धीरे बात आई गई हो जाएगी। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते रहेंगे, जातिवाद पर ये बात नहीं करेंगे, और मूल जड़ जब तक रहेगी तब तक ऐसे 100 जज निकलते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा, उल्टे सीधे निर्णय आते रहेंगे और भ्रष्टाचार, बोरियों से भर भर के नोट निकलते रहेंगे, ठीक। तो ये पूरा मामला है क्या बोलते हैं, न्यायपालिका में जातिवाद का, ठीक। और कृपया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सुनेंगे, शेयर करेंगे और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि लोग समझें कि वास्तविक लड़ाई हमारी यहाँ भ्रष्ट है। आज ब्राह्मणवाद न्यायपालिका में बैठा है कब्जा करके, जातिवाद के संरक्षक या उसके चौकीदार के रूप में, और इन जगह पे वार करने की, सुधार करने की जरूरत है, तब जाकर इस देश में जातिवाद का निराकरण और भ्रष्टाचार का निराकरण हो सकता है, ठीक। तो दर्शकों, ये एक आज का एक शॉर्ट वीडियो था, और उम्मीद है कुछ नए मुद्दों पे आपका प्रकाश पड़ा होगा, आप समझे होंगे कुछ नए मुद्दों तक, और इसे शेयर करिए, बहुजन समाज तक पहुंचाइए, ताकि वो वास्तविक खेल को समझे, केवल मीडिया के उस फर्जी खेल को ना समझें जहाँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाया जा रहा है और असली मुद्दे को, जातिवाद के मुद्दे को छुपा लिया जा रहा है, ठीक। चलिए, तो फिर आज के शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।